दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर में, जिसमें आज हम बात करेंगे साल 2005 में रिलीज हुई बैटमैन बिगिंस के बारे में। दोस्तों, हाल ही में बैटमैन सीरीज की फिल्म द बैटमैन रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस वीडियो के बन जाने तक द बैटमैन इस फिल्म ने लगभग 1910 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। द बैटमैन एक शानदार फिल्म है। अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों के शौकीन हो तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। लेकिन इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बैटमैन कैरेक्टर आया कहाँ से था और इस कैरेक्टर का ओरिजिन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटा लड़का ब्रूस वेन और उसकी दोस्त रेचल डोवेस दोनों एक गार्डन में खेल रहे होते हैं। इस खेल के दौरान ब्रूस गलती से एक कुएं में गिर जाता है, जो कुआं पूरी तरह से चमगादड़ों से भरा होता है। लेकिन ब्रूस की दोस्त रेचल उसकी चाहकर भी कुछ मदद नहीं कर पाती, जिसके चलते रेचल वहां से भागते हुए सीधा ब्रूस के पिता थॉमस वेन के पास जाती है और उन्हें ब्रूस के केव में गिरने वाली बात बताती है। दूसरी तरफ केव के अंदर चमगादड़ों का झुंड ब्रूस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते ब्रूस बहुत डर जाता है। लेकिन तभी ब्रूस के पिता थॉमस वेन वहां पर आकर ब्रूस को अपने साथ ले जाते हैं और अब ब्रूस के पिता थॉमस ब्रूस को ये समझाते हैं कि हम गिरते इसलिए हैं ताकि एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ खड़े हो सके। थॉमस ब्रूस को बताते हैं कि तुम्हें कभी डरना नहीं है, बल्कि अपने डर का डटकर सामना करना है। थॉमस गोथम शहर के एक जाने माने सर्जन है और साथ ही में वेन इंटरप्राइजेस के CEO है। थॉमस शुरुआत से ही गोथम शहर के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने एक ट्रेन बनाई थी। ये ट्रेन गौथम शहर के बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसलिए ये काफी सस्ती है, जिसके चलते कई गरीब लोग इस ट्रेन से सफर कर पाते हैं। एक दिन ब्रूस अपने माता पिता थॉमस और मार्था के साथ एक थिएटर में एक शो को अटेंड कर रहा होता है। इस थिएटर में सारे एक्टर्स चमगादड़ों वाला एक्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्रूस को एक बार फिर से उसी चमगादड़ों वाले हादसे की याद आ जाती है, जिसके चलते ब्रूस नर्वस होने लगता है और अपने माँ बाप से थिएटर से बाहर चलने के लिए कहता है। ब्रूस की प्रॉब्लम को समझते हुए थॉमस और मार्था थिएटर से बाहर निकल आते हैं। तभी एक चोर वहां आकर इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और पैसों की डिमांड करता है, जिसके चलते थॉमस अपना पैसों से भरा हुआ पॉकेट उसे निकाल कर दे देते हैं। लेकिन चोर अब मार्था ने पहने हुए नेकलेस की भी डिमांड करता है, लेकिन थॉमस ये नेकलेस उसे देना नहीं चाहते, जिसके चलते चोर अब थॉमस और मार्था के ऊपर फायर कर देता है, जिसके चलते इन दोनों की मौत हो जाती है और ब्रूस वहीं बैठकर रोने लगता है। ब्रूस अब अनाथ हो चुका है। ब्रूस बहुत दुखी है और साथ ही में अपने माँ बाप की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है, क्योंकि ब्रूस के मुताबिक अगर वो थिएटर से बाहर निकलने की जिद न करता तो उसके माता पिता ना ही थिएटर से बाहर निकलते और ना ही चोर के हाथों मारे जाते। लेकिन मिस्टर अल्फ्रेड, जो कि ब्रूस के घर के केयर टेकर है, ब्रूस को बताते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस चोर की है। अगर वो चाहता तो सिर्फ चोरी करके वहां से भाग सकता था। अब अगले दिन पुलिस कमिश्नर जेम्स गार्डन ब्रूस को बताते हैं कि जिस चोर ने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया था, हमने उसे पकड़ लिया है। अब समय और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और पूरे 14 साल बाद हमें दिखाया जाता है जिस चोर ने ब्रूस के माँ बाप का कत्ल किया था वो अपनी सजा कंप्लीट कर चुका है और उसका वकील ये दलील देते हुए उसकी रिहाई की मांग करता है। ये मुजरिम, जिसका नाम चिल है, इस शहर के माफिया डॉन फाल्कनी के खिलाफ गवाही देने और उसे पकड़ने में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप इस मुजरिम को रिहा कर देते हैं तो ये मुजरिम इस शहर से जुर्म को खत्म करने में हमारा काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ब्रूस वहीं पर मौजूद होता है और ये सब कुछ सुन रहा होता है। ब्रूस ने अपने मन में ये ठान लिया होता है कि अपने माँ बाप के कातिल को वो जेल से जिंदा नहीं लौटने देगा, जिसके चलते ब्रूस अपने साथ एक गन ले आया था और ब्रूस अब अपने माँ बाप के कातिल को मारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्रूस अपने माँ बाप के कातिल को शूट करता, ब्रूस से पहले कोई और उसे गोली मार देता है। कोर्ट से वापस लौटते समय ब्रूस रिचल को बताता है उस कातिल को कोर्ट अगर रिहा भी कर देती तब भी वो कातिल बच नहीं पाता, क्योंकि उसे वहाँ मैं शूट कर देता। इस बात का पता चलने पर रेचल ब्रूस पर काफी गुस्सा होती है और ब्रूस को समझाती है कि अगर आज तुम्हारे पिता थॉमस भी जिंदा होते तो उन्हें तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और कानून के दायरे में रहकर जुर्म को इस शहर से पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। और अब फाइनली ब्रूस को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो इससे बड़ी गलती करने का फैसला लेता है।
ब्रूस अब फाल्कॉन से मिलना चाहता है जिसने उस कातिल को मरवाया था। ब्रूस अब सोचता है कि वो फाल्कॉन से मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे मार देगा। ब्रूस अब फाल्कनी से मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फाल्कन ब्रूस को बताता है इस शहर की सारी पुलिस, वकील, जजेस ये सब करप्शन में डूबे हुए हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें उन्हीं के सामने खत्म कर सकता हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दरअसल फाल्कन ब्रूस को ये दिखाना चाहता था कि उसका डर ही है जो उसे और ताकतवर बनाता है। और अब क्योंकि ब्रूस फाल्कन के घर पहली बार आया था, जिसके चलते वो फाल्कन की मेहमान नवाजी का हकदार था, इस मेहमान नवाजी से खुश होकर ब्रूस एक फैसला लेता है। ब्रूस अब डर की ताकत को पहचानना चाहता है। ब्रूस जानना चाहता है जब कोई चोर चोरी करता है, कोई बड़ा मुजरिम कोई जुर्म करता है, तब वो क्या महसूस करता है। उस चोरी और उस जुर्म को करने के बाद वो चोर कितना डर महसूस करता है। ब्रूस अब ये सब जानना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और जिसके चलते ब्रूस वेन इंडस्ट्रीज और अपने घर को छोड़कर 7 सालों के लिए कहीं और चला जाता है। ब्रूस अब जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका है और एक के बाद एक कई बुरे काम करता है। ब्रूस के 7 साल के इस सफर को अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। इस सफर के दौरान चोरी के चलते पुलिस ब्रूस को पकड़कर जेल में डाल देती है। यहाँ जेल के अंदर कैदी ब्रूस के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं और कई सारे कैदी एक साथ मिलकर ब्रूस को मारने लगते हैं। लेकिन जुर्म के साथ एक लंबे सफर के चलते ब्रूस के दिल से डर बिल्कुल गायब हो चुका है और अब ब्रूस उन सभी कैदियों के साथ फाइट लेता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। और यहाँ बीच बचाव करते हुए जेल के कुछ सिपाही ब्रूस को अपने साथ ले जाने लगते हैं, ये कहकर कि इन सभी को अब तुमसे बचाने की जरूरत है। और ब्रूस को एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब जेल में ब्रूस से मिलने के लिए हेनरी डुकाट नाम का एक शख्स आता है। यहाँ पर हेनरी ब्रूस को बताता है वेन इंडस्ट्रीज को छोड़कर जिस मकसद को कंप्लीट करने के लिए आप पिछले 7 साल से एक क्रिमिनल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, उस मकसद को पूरा करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब हेनरी ब्रूस को लीग ऑफ शैडोज इस संस्था में जुड़ने के लिए इनवाइट करता है और ब्रूस इस संस्था के साथ जुड़ना भी चाहता है। अब इस संस्था से जुड़ने के लिए ब्रूस को बर्फीली वादियों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसे नीले कलर के एक फूल को तलाशना है और उस फूल को लेकर बर्फीली चट्टानों के ऊपर बने एक मकान में लेकर जाना है। अब बड़ी मुश्किलों के बाद ब्रूस उस नीले फूल को लेकर उस मकान के पास पहुंचता है, जिस मकान में लीग ऑफ शैडोज ये संस्था काम करती है। यहाँ पर हेनरी ब्रूस को राज अल गुल से मिलाता है, जो लीग ऑफ शैडोज इस संस्था के मुख्य के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर हेनरी ब्रूस को बताता है कि लीग ऑफ शैडोज एक ऐसी संस्था है कि जो जुर्म को मिटाने का काम करती है। ये उन मुजरिमों को सजा देने का काम करती है जो उसके सजा के हकदार है। ये संस्था उन मुजरिमों को भी सजा देती है जिन्हें कानून के दायरे में रहकर सजा नहीं दी जा सकती। ब्रूस अब लीग ऑफ शैडोज में शामिल हो चुका है और उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पर हेनरी डुकाट खुद ब्रूस को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यहाँ पर हेनरी ब्रूस को लड़ना सिखाता है, उसे चौकन्ना रहना सिखाता है और ब्रूस को हर वो बात सिखाता है जो ब्रूस को दुश्मन को हराने में काम आ सके। हेनरी यहाँ पर ब्रूस को शिकार नहीं बल्कि शिकारी का शिकार करने की ट्रेनिंग देता है। और अब वो दिन भी आता है जब ब्रूस को ये साबित करना है कि वो पूरी तरह से लीग ऑफ शैडोज के साथ जुड़ चुका है, जिसके लिए उसे सभी के सामने एक गुनहगार का कत्ल करना होगा। लेकिन ब्रूस ये सब कुछ करने से इनकार कर देता है, क्योंकि ब्रूस ये बहुत अच्छे से जानता है कि कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता और साथ ही में ये ब्रूस के उसूलों के खिलाफ है। ब्रूस अब बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक गलत संस्था के साथ जुड़ चुका है, जिसके चलते ब्रूस सभी को चकमा देते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लीग ऑफ शैडोज के कई सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ब्रूस अब इन सभी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके चलते ब्रूस लीग ऑफ शैडोज की पूरी टीम को शिकस्त देकर यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। लेकिन जाने से पहले ब्रूस अपनी टीचर यानी कि हेनरी डुकाट की जान जरूर बचा लेता है। और अब यहाँ पर मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है कि असल में लीग ऑफ शैडोज एक ऐसी टीम है जो जुर्म को दुनिया से पूरी तरह से मिटाना चाहती है।
जिसके चलते लीग ऑफ शैडोज की टीम जुर्म के लिए सजा नहीं बल्कि मौत देने के फेवर में होती है। लीग ऑफ शैडोज हर उस मुजरिम को सजा देना चाहती है जिसे कानून सजा नहीं दे पाया या फिर कानून उस मुजरिम तक पहुंच ही नहीं पाया। अब यहाँ से निकलने के बाद ब्रूस को मिस्टर अल्फ्रेड मिलते हैं जो उसके घर के केयर टेकर होते हैं और ब्रूस के माता पिता के जाने के बाद मिस्टर अल्फ्रेड ही ब्रूस के सब कुछ होते हैं। अब मिस्टर अल्फ्रेड ब्रूस को बताते हैं उनके यहाँ से जाने के बाद पूरे 7 सालों तक उनकी कंपनी वेन इंडस्ट्रीज उनके पिता के काबिल साथियों के हाथ में थी, जिसके चलते उनकी कंपनी आज भी मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए है। लेकिन इन 7 सालों में ब्रूस के साथ किसी तरीके का कोई कांटेक्ट ना होने के चलते कंपनी ने ब्रूस को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन क्योंकि अब आप आ चुके हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं। लेकिन ब्रूस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ब्रूस अब गोथम शहर से पूरी तरह से करप्शन को मिटाना चाहता है। ब्रूस अब दोहरी जिंदगी जीना चाहता है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उसे अब एक ऐसे चेहरे की जरूरत हो जिसे कोई नहीं जानता हो, जिसे ना तो पुलिस पकड़ सके और ना ही कोई मुजरिम लालच देकर छूटने की कोशिश कर सके, क्योंकि ब्रूस वेन वाले चेहरे के साथ रहकर वो करप्शन को पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। जिसके चलते अपनी पूरी प्लानिंग वो मिस्टर अल्फ्रेड को बताता है। एक कमरे में इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि एक चमगादड़ वहां आ पहुंचता है और अब मिस्टर अल्फ्रेड ब्रूस को ये बताते हैं कि इस मकान के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है जिसे तुम्हारे दादाजी ने सिविल वॉर के दौरान बनवाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथियों के साथ इस जगह पर छिपने का मौका मिल सके। और ये चमगादड़ भी बार बार उसी तहखाने से बाहर निकल आता है। ब्रूस अब मिस्टर अल्फ्रेड के साथ उस तहखाने में जाता है और इस तहखाने को देखने के बाद ब्रूस को उसके छिपकर काम करने के लिए ये जगह परफेक्ट लगती है। अगले दिन अब ब्रूस अपने पिता की बनाई वेन इंडस्ट्रीज को विजिट करता है और कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुलाकात करता है। अपनी कंपनी के असल वारिस को पाकर टीम के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत खुश होते हैं और ब्रूस को उनके पिता की वेन इंडस्ट्रीज को संभालने की सलाह देते हैं। लेकिन ब्रूस वेन इंडस्ट्रीज में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाता, जिसके चलते कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रूस को लूसियस फॉक्स नाम के एक शख्स के साथ मुलाकात करने की सलाह देते हैं। मिस्टर लूसियस फॉक्स उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जो नई नई चीजें बनाता है, उन चीजों को इन्वेंट करता है और उन्हें आजमा कर देखता है। और ये वही डिपार्टमेंट होता है जिसकी ब्रूस को तलाश थी। अब मिस्टर फॉक्स ब्रूस को इस डिपार्टमेंट का एक दौरा कराते हैं और ब्रूस को कई ऐसी चीजें दिखाते हैं जो उसे गोथम शहर से करप्शन खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है, जिसमें एक बुलेट प्रूफ सूट, कुछ हैंड ग्लव्स और एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है डमगर। ये गाड़ी जमीन पर चलने, पानी में तैरने और किसी एवरेस्ट की चढ़ाई करने की काबिलियत रखती है। और भी कई खासियत इस गाड़ी डमगर में होती है, लेकिन ब्रूस को ये गाड़ी ब्लैक कलर में चाहिए। अब मिस्टर फॉक्स ब्रूस को बताते हैं ये गाड़ी मिलिट्री के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसी तरीके की कोई कमी ना होने के बावजूद सेना ने आज तक इस गाड़ी के मास प्रोडक्शन की परमिशन नहीं दी है, लेकिन आप पूरी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए ब्रूस के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट और ग्लव्स है, एक तेज तर्रार गाड़ी है और भी कई वेपन्स है। अब क्योंकि ब्रूस ने अपने ट्रेनिंग में ही ये सीखा था कि उससे अपने डर पर काबू पाना है और ब्रूस बचपन से ही बैट्स यानी कि चमगादड़ों से डरता आया है और अपने इसी डर पर काबू पाने के लिए ब्रूस अपने उस बुलेट प्रूफ सूट को किसी चमगादड़ यानी किसी बैट के शेप में ढाल लेता है और अपने आप को दुनिया के सामने बैटमैन के रूप में पेश करता है। ब्रूस आज तक जिस चीज से डरता आया था अब वही उसकी पहचान होगी और अपने इसी रूप में ब्रूस बुराई के साथ फाइट करेगा और करप्शन को खत्म करेगा। और अपने इस बैटमैन वाले रूप में ब्रूस सबसे पहले इस शहर के सबसे ईमानदार कमिश्नर जेम्स गार्डन के पास जाता है और इस शहर से बुराई और करप्शन को खत्म करने के लिए उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए इनवाइट करता है। अब बैटमैन गार्डन से एक सवाल पूछता है कि इस शहर में फाल्कॉन नाम का एक माफिया डॉन रहता है जो इस शहर में कई गैरकानूनी कारोबार करता है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? तब गार्डन बैटमैन को जवाब देता है कि इस शहर का हर पुलिस वाला और हर सरकारी अफसर पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। अब इस कंडीशन में फाल्कॉन के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इस पर बैटमैन जवाब देता है कि मैं और तुम।
और अपनी बात को ख़त्म करते हुए बैटमैन यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से निकलकर बैटमैन सीधे पहुँचता है नेरोज में। नेरोज एक बहुत ही बड़ा शिप कंपार्टमेंट है और यहाँ सैकड़ों कंटेनर होते हैं, जिनमें से एक कंटेनर फॉल्कॉन का भी होता है। इसी कंटेनर के जरिए फॉल्कॉन ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। बैटमैन अब कंटेनर के साथ मौजूद सभी फॉल्कॉन के आदमियों को शिकस्त देता है और आखिर में फॉल्कॉन के पास पहुंच जाता है और फॉल्कॉन को एक स्पॉटलाइट के ऊपर बांधकर पुलिस के लिए कई सारे एविडेंस वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब अगले दिन फॉल्कॉन के ऊपर अदालत में कई केस चलाए जाने हैं कि कैसे फॉल्कॉन ने इस शहर में कई छोटे बड़े गैर कानूनी कारोबार किए हैं। और इस केस की अगुवाई कर रही होती है रेचल डॉवेस, जो कि अब इस शहर की एक ईमानदार वकील बन चुकी है। लेकिन रेचल फॉल्कॉन से पूछताछ करती है इससे पहले फॉल्कॉन का वकील क्रीम वहां पर पहुंच जाता है। क्रीम फॉल्कॉन का वकील होता है। बावजूद इसके क्रीम फॉल्कॉन से पूछता है कि तुमने कई सारे गैर कानूनी कारोबार किए हैं, तो फिर मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? लेकिन फाल्कोन को क्रीम के बारे में सब कुछ पता होता है। फाल्कोन क्रीम से कहता है कि मैं जो गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का कारोबार करता हूँ, उसी ड्रग्स की तुम्हें भी जरूरत पड़ती है शहर की वाटर सप्लाई वाली पाइपलाइन में मिक्स करने के लिए। अब फाल्कोन क्रीम को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मासूम लोगों पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब क्रीम अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसमें से एक बोतल बाहर निकालता है और उस बोतल से कोई केमिकल फाल्कोन के मुंह पर स्प्रेड करता है, जिसके चलते फाल्कोन अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। और अब फाल्कोन को अपने सामने बैठा हुआ क्रीम किसी भयानक डेविल की तरह नजर आने लगता है। फाल्कोन बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करने लगता है, जिसके चलते अदालत को ये फैसला लेना पड़ता है कि फाल्कोन कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं है, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार शख्स है जिसे मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अदालत के इस फैसले से रेचल को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते रेचल क्रीम से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्यों तुमने एक अच्छे खासे इंसान को मानसिक बीमार साबित कर दिया, मुझे सच सच बताना। और अब क्रीम रेचल को एक लैब में ले जाता है, जहां पर कई सारे लोग गौतम शहर के पाइपलाइन में एक केमिकल मिक्स कर रहे होते हैं। ये वो केमिकल होती है जो इंसानों को पागल बना सकती है। और बातों ही बातों में क्रीम रेचल के ऊपर इस केमिकल को स्प्रेड कर देता है। दरअसल ये केमिकल इंसान के सामने एक ऐसा हेलुसिनेशन क्रिएट करता है और उसे वही चीजें नजर आने लगती है जिससे इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा डरता है। और इसी लैब में हम एक मशीन भी देखते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोवेव इमिटर। ये मशीन किसी भी वाटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखती है और क्रीम इसी मशीन के जरिए गौतम शहर के पानी को पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि शहर के लोग जैसे ही इस गैस के कांटेक्ट में आएंगे, शहर में हेलुसिनेशन का सैलाब आएगा और शहर के सारे लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगेंगे और आपस में लड़कर एक दूसरे का खात्मा कर देंगे और इस तरह पूरे गौतम शहर से जुल्म का सफाया हो जाएगा। लेकिन अब बैटमैन यहाँ पहुँच जाता है और पूरी चालाकी के साथ रेचल को अपने साथ बैटमैन में बिठाकर ले जाता है और रेचल को डॉक्टर फॉक्स ने दिया हुआ उस केमिकल का एंटीडोज भी देता है, जिसके चलते रेचल की जान बच जाती है। लेकिन इस घमासान के बीच आज ब्रूस का बर्थडे भी है, जिसके चलते कई बड़े और नामचीन लोग आज ब्रूस के घर पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बर्थडे पार्टी के दौरान एक बार फिर ब्रूस की मुलाकात अपने टीचर हेनरी डुकार्ट से होती है। हेनरी ब्रूस को बताते हैं कि जिस मशीन को तुम इस शहर में आने से रोकना चाहते हो, असल में उस मशीन को मैंने ही बनवाया है। और हेनरी बड़ी चालाकी से इस पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों को ब्रूस के हाथों बेइज्जत करवाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर करता है। और हेनरी यहाँ पर रिवील करता है कि रास अल गुल संस्था किसी और की नहीं बल्कि खुद हेनरी डुकार्ट की थी, और क्योंकि ब्रूस उसका सबसे होनहार स्टूडेंट था, इसलिए वो ब्रूस को अपनी टीम का मुखिया बनाना चाहता था। लेकिन तुमने अलग रास्ता चुना। लेकिन इस सबके बावजूद ब्रूस हेनरी डुकार्ट की किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है और हेनरी के साथ लड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
क्योंकि हेनरी के लोग अब तक ब्रूस के घर को आग लगा चुके होते हैं और घर में आग लगने के चलते एक जलता हुआ पिलर ब्रूस के ऊपर आ गिरता है। लेकिन मिस्टर अल्फ्रेड यहाँ पर आकर ब्रूस की जान बचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ हेनरी डुकाट उस माइक्रोवेव मशीन को लेकर गॉथम शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, उसी ट्रेन में जो सीधे कनेक्ट होती है वेन इंटरप्राइजेस से, क्योंकि वेन इंटरप्राइजेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे गॉथम शहर के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है। और हेनरी अब चाहता है कि उस मशीन को उस पानी की पाइपलाइन में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि गॉथम शहर का सारा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाए और इस गैस के कांटेक्ट में आने के बाद सारा शहर हेलुसिनेशन का शिकार बन जाएगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि ट्रेन में जाने से पहले हेनरी इस मशीन को ऑन कर देता है, जिसके चलते गॉथम शहर का सारा पानी अब गैस में कन्वर्ट होने लगता है और अब धीरे धीरे लोग इस गैस की कांटेक्ट में आकर हेलुसिनेशन का शिकार होने लगते हैं और एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अब अपने शहर को इस मुसीबत से बचाने के लिए बैटमैन को सार्जेंट गॉर्डन की मदद लेनी पड़ती है। बैटमैन हेनरी को रोकने के लिए ट्रेन में चला जाता है और ट्रेन को रोकने के लिए सार्जेंट गॉर्डन को अपनी बैट मोबाइल में भेजता है। दरअसल बैट मोबाइल के जरिए बैटमैन ट्रेन के उन पिलर्स को तोड़ना चाहता है जिनके ऊपर ट्रेन दौड़ रही है। सार्जेंट गॉर्डन ऐसा करते भी है। गॉर्डन ट्रेन की उन पिलर्स पर सीधे अटैक करते हैं जिस पर ट्रेन दौड़ रही थी और ट्रेन अब नीचे गिरने लगती है। और दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर हेनरी और बैटमैन के बीच फाइट चल रही होती है, लेकिन अपने सूट और अपने खास औजारों के चलते बैटमैन हेनरी से कई ज्यादा तेज और पावरफुल है, जिसके चलते इन दोनों की बीच की लड़ाई को जीतने में बैटमैन कामयाब हो जाता है और ट्रेन को जमीन पर गिरने से पहले बैटमैन हेनरी को ट्रेन में ही छोड़कर वहां से कूद जाता है और इस तरह हेनरी डुकाट का उसकी मशीन के साथ ही खात्मा हो जाता है। और कहानी के आखिर में अब हम देखते हैं ब्रूस वेन की कंपनी, जिसके सारे शेयर्स को पब्लिकली बेचा जा चुका था। ब्रूस उन सभी शेयर्स को एक बार फिर से खरीद लेता है और अपनी कंपनी का CEO बनकर सामने आता है और डॉक्टर लूसियस फॉक्स को अपनी कंपनी में एक हायर पोजीशन पर लाकर बैठा देता है, क्योंकि उन्हीं के दिए गए इक्विपमेंट्स के चलते ब्रूस बैटमैन बन पाया था। और आखिर में इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं गॉथम शहर से करप्शन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब भी एक शख्स खुलेआम घूम रहा है और सिलसिलेवार तरीके से बैंक्स को लूट रहा है और लूट को अंजाम देने के बाद अपने साइन के तौर पर एक ताश का पत्ता वहां पर छोड़ जाता है जो कि जोकर होता है। और ये शानदार फिल्म यही खत्म होती है।